हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्बेडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कल हम लोगों ने डे 1 में पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, उनके शासन काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो कल के लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। वारन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे पहले, उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, और भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो हुआ वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग और जो है गवर्नर जनरल आगे जो आए हैं उनके बारे में देख लेंगे, और इनके शासनकाल में जो फिर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इनके बारे में जो डिटेल में हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके ये फ़ायदा हो रहा है कि एक तो कि हम लोग जो है गवर्नर जनरल का कार्यकाल पढ़ ले रहे हैं, उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं को भी जान रहे हैं और उनको डिटेल में भी जान रहे हैं, क्योंकि डिटेल में भी जानना जो है इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या क्या घटनाएँ हुई थी, उनमें आपको पॉइंट वाइज करके ऑप्शन के साथ दिया जाता है, और फिर कोई एक जो होता है वो गलत कोई या फिर कोई एक सही चुनना होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर डिटेल में भी पढ़ रहे हैं ताकि आप सभी लोग जो हैं अवेयर हो जाएं अच्छे से। सारा पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा कवर कर दिया जा रहा है। ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, तो आप लोग एकदम बेफिक्र होकर हर पॉइंट को याद कर सकते हैं। अगर कहीं पर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा तुरंत, ताकि अगर कहीं पर कुछ गलत हो तो उसको सुधारा जा सके समय से पहले, ताकि एग्ज़ाम में किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल में आगे, जैसे कि सर जॉन सोर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, लॉर्ड वेलेजली के बारे में जानेंगे, सर जॉन वर्ले के बारे में जानेंगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ फिर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो है ज़्यादातर देखिए इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। अब अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस लेसन को देख सकते हैं, या अगर आपके कोई जानकार है मतलब फ्रेंड हैं या फिर जो भी हैं आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि हम भी जो है तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो उसमें क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं पॉइंट वाइज करके, तो आप बता सकते हैं, किन्हीं को रिकमेंड कर सकते हैं। जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, रेलवे एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज पहला हम लोग का क्या है, पहला जो गवर्नर जनरल हम जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे वो है सर जॉन सोर। कल हम लोगों ने वारन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लिया था। उनका ये जो डेट होते हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सर जॉन सोर, इनका कार्यकाल जो है ये है 1793 से 1778 के बीच। ठीक है, 1793 से 1778 के बीच। अब इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई, देखिए इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका माना जाता है कि वो है इन्होंने जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि मुगल साम्राज्य या उस समय जो साम्राज्य थे, राजा थे, उनके कार्य क्षेत्र में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, उन्होंने यही नीति बनाई थी। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति। इनके शासनकाल में 1793 का चार्टर अधिनियम भी आया। ठीक है, पॉइंट वाइज आप लोग अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर इनके समय में निज़ाम एवं मराठों के बीच जो है खुर्दा का यहाँ पर खरदा है। ठीक है, ये खरदा का लड़ाई है। ठीक है, खुर्दा नहीं खरदा, खरदा की लड़ाई है 1795 में। अब खरदा की लड़ाई क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे, जब ये हम लोग गवर्नर जनरल का लेसन यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो इसके साथ में ही वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि खरदा की लड़ाई क्या थी, किनके बीच हुआ था। ठीक है, 1795 ईस्वी। फिर है इसमें अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप। ठीक है, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय थे। इनके शासनकाल में ये चारों पांचों जो हैं इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई, तो ये सर जॉन सोर का आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेजली। इनका कार्यकाल 1796 से 1805। ठीक है, 1796 से 1805। इनके समय में जो इम्पोर्टेंट हुआ ये हुआ था सहायक संधि की नीति प्रारंभ, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस इनके समय में ही अपनाया गया था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1798 ईस्वी में। सबसे पहले जो है
इस सहायक संधि को अपनाने वाला जो था वो था हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, सबसे पहले जो है हैदराबाद के निज़ाम ने इस नीति को, इस हैदराबाद के निज़ाम के साथ जो है इस सहायक संधि को लागू किया गया था। ठीक है, अपनाया था। फिर इनके शासनकाल में जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए मैसूर युद्ध तीसरा किनके शासनकाल में हुआ था ये आप कमेंट करके बताना है। हम लोग कल के लेसन में पढ़ चुके हैं, आई होप रिवीजन अगर किए होंगे या वीडियो को अच्छा सा ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है कि थर्ड मैसूर युद्ध किनके शासनकाल में हुआ। चतुर्थ तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। फिर इनके शासनकाल में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच। फिर तंजौर जो है 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का प्रशासन जो है अपने हाथों में ले लिया। मतलब ये जो राज्य हैं तंजौर, सूरत और कर्नाटका, इनका प्रशासन जो है अपने हाथों में ले लिया लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, और इनके समय में जो है वसीन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। तो ये वसीन की संधि क्या है ये हम लोग फिर आगे देखेंगे। जब ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके आगे फिर आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सर जॉन शोर। फिर हम लोग देखें लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखते हैं हम लोग सर जॉर्ज वारले। इनका कार्यकाल 1805 से 1807 यानी कि 2 साल का रहा। ठीक है, तो इनमें जो है ये क्या अपनाए, रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। जैसे यहाँ पर सर जॉन शोर ने भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, सर जॉर्ज वारले ने भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 इनके शासनकाल में, ये इम्पोर्टेंट जो है ये रहा। बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह हुआ ये बहुत ही मतलब एक घटना, महत्वपूर्ण घटना हुआ था इनके शासनकाल में। तो ये इस वजह से ही ये हाईलाइट हुए थे सर जॉर्ज वारलो। ठीक है, तो ये सर जॉर्ज वारलो के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। अब देखते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है इनका शासनकाल रहा 1807 से 13 यानी कि 6 साल। इनके शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई देखते हैं। देखिए रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। ठीक है, इनके शासनकाल में बस यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, अमृतसर की संधि। ठीक है, 1809 ईस्वी में। अब देखते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 10 साल का रहा है 1813 से 1823 ईस्वी। देखिए इनके शासनकाल में जो है हुआ अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814-16 के बीच, और फिर इसको जो समाप्त करने के लिए संगौली का संधि हुआ था। ठीक है, 1809 ईस्वी में। फिर इनके शासनकाल में जो हुआ वो हुआ तृतीय मराठा युद्ध, और फिर मराठा परिसंघ का कंपनी में विलय, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना। ये यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किनके शासनकाल में हुआ है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर पिंडारियों का दमन है, ये भी इनके शासनकाल में। एक तो पिंडारियों का दमन और दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम जो है इसके लिए हाईलाइटेड हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मद्रास के गवर्नर जो उस समय था टॉमस मुनरो, इनके द्वारा जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो क्या था हम लोग डिटेल में जानते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं, इनको डिटेल में जान लेते हैं कि जो इनमें से महत्वपूर्ण जो है टॉपिक उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आइए देखिए, अभी हम लोग देखें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, 1800 कल के लेसन में, सॉरी ये कल का लेसन है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल यहाँ पर देखिए 1786 से 93 है। ठीक है, अब इनके शासनकाल में जो हाईलाइटेड जो हुआ था घटना वो था तृतीय मैसूर युद्ध। अब यहाँ पे हम लोग तृतीय मैसूर युद्ध के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आखिर ये युद्ध किनके बीच हुआ, तो ये हुआ था मैसूर शासक टीपू सुल्तान है। ठीक है, इनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ 1789 से 92 के बीच में। ठीक है, इनमें से यहाँ पर देख लिए कि मैसूर शासक ये नेतृत्व कर रहे थे अपने तरफ से टीपू सुल्तान, और अंग्रेजी नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो थे विलियम मेडोज। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है, मे भी ना पूछा जाए या मे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हैं, विलियम मेडोज। अंग्रेजी नेतृत्व तृतीय मैसूर युद्ध में किन्होंने किया था, तो विलियम मेडोज। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में पूछे या ना पूछे नहीं बता सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए जॉन सोर जिनका कार्यकाल 1793 से 1798 ईस्वी के बीच कार्यकाल रहा। तो इनमें देखिए जो हम बताए थे वहाँ पे कि खरदा की लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1795 ईस्वी में। आखिर ये खरदा है कहाँ? तो ये है बम्बई में, ठीक है, बम्बई। अब जो मुंबई है वो पहले बम्बई था, ठीक है। तो खरदा की लड़ाई 1795 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसमें जो है कौन हुआ था लड़ाई? मराठा ने जो है वो टीपू पर हमला कर दिया। टीपू जो मैसूर साम्राज्य के शासक थे, टीपू सुल्तान, इन पर जो है मराठाओं ने हमला कर दिया था। ये बस हमला किया था, लेकिन मुख्य कारण जो था खरदा की लड़ाई का वो क्या था? तो मुख्य कारण जो लड़ाई का था वो था मराठा जो थे इन परशुराम भाव प्रबंधन, ठीक है। मराठा में से जो परशुराम भाव प्रबंधन थे और हैदराबाद निजाम मीर निजाम अली खां के बीच लड़ाई हुई, जिससे खरदा का युद्ध कहा जाता है। तो मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाए खरदा की लड़ाई का, तो वहाँ पे आपको बताना है कि मराठा और हैदराबाद निजाम के बीच हुआ, जिसमें निजाम हारा था, ठीक है। नाम आप लोग याद रख सकते हैं कि मराठाओं की तरफ से किन्होंने लड़ा और निजाम की तरफ से कौन लड़े थे, तो ये थे नाम, ठीक है, जिनमें जो है निजाम हार गया था, मराठा जीत गए थे, ठीक है। तो ये था आपका खरदा की लड़ाई। खरदा कहाँ है? तो बॉम्बे में है। तो जॉन सोर के कार्यकाल में ये महत्वपूर्ण घटना था, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लिए। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, अब हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो रहा वो था 1796 से 1805 ईस्वी के बीच, ठीक है। अब इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना हुआ उनमें से एक था सहायक संधि, यानी कि सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस मीन्स कि अंग्रेज जो चाहते थे वो कि भारत में हर जगह अंग्रेजों का राज्य हो। मतलब भारत जितना बड़ा देश था उनमें वो चाहते थे कि सारे जगह जो है अंग्रेजों का राज्य हो, कहीं पर भी कोई भारतीय मतलब या फिर जो उस समय मुगल साम्राज्य थे, मराठा जो लोग थे, उनका कहीं पर भी साम्राज्य स्थापित न हो जाए, या कहीं पर अगर है तो वहाँ पर हम जाकर उनसे अलायंस करेंगे, संधि करेंगे और अपने विस्तार को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था सहायक संधि, यानी कि अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना। तो धीरे धीरे जो है बहुत सारे राज्य जो हैं वो इनके साथ जुड़ते गए, जैसे कि हैदराबाद निजाम, इन्होंने 1798 ईस्वी में इस संधि को अपनाया। फिर अवध के नवाब जो हैं वो 1801 ईस्वी में, डेट को ईयर जो है ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो हैदराबाद निजाम 1798, अवध का नवाब जो है 1801 ईस्वी में, पेशवा बाजीराव द्वितीय इन्होंने दिसंबर 1801 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, बरार के भोसले जो हैं दिसंबर 1803 ईस्वी में, और ग्वालियर के सिंधिया जो है फरवरी 1804 ईस्वी में इस सहायक संधि को अपनाया था, ठीक है। तो ईयर्स को आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। फिर इनके शासनकाल में जो हुआ महत्वपूर्ण घटना वो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आखिर क्यों हुआ? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन ये दोनों मिलकर जो है मैसूर साम्राज्य पर हमला करना चाहते थे, ठीक है, हमला करना चाहते थे, और इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ। तो लड़ाई हुआ तो मैसूर की तरफ से जो है वो कौन नेतृत्व कर रहे थे? वो कर रहे थे टीपू सुल्तान, और कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो जॉर्ज हैरिस, और हैदराबाद दक्कन की तरफ से निजाम अली खां, ठीक है। तो इसमें जीत किसका हुआ? इसमें जीत हुआ था कंपनी और हैदराबाद दक्कन जो मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे मैसूर के खिलाफ, इनका हुआ, ठीक है, कंपनी और हैदराबाद दक्कन। उसके बाद जो है ब्रिटिश क्या किए कि वहाँ पर जो है ये ओडोयर राजवंश की स्थापना किए, जिससे वो मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकें। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये ओडोयर राजवंश किससे संबंधित है। तो आप बता सकते हैं अंग्रेजों से, यानी कि ब्रिटिश से, ठीक है। आखिर इसका मकसद क्या था इस राजवंश की स्थापना करना? ताकि वो मैसूर पर जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकें, ठीक है। तो ये है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का डिटेल हम लोग अभी देखें। सहायक संधि, फिर खरदा की लड़ाई, फिर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय मैसूर युद्ध, डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं फिर आगे। देखिए सर जॉर्ज बार्लो, इनका शासनकाल जो है 1805 से 1807 ईस्वी के बीच, यानी कि 2 साल रहा। इनके शासनकाल में जो हम बताए थे आपको कि बिल्लोर का युद्ध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। 1806 ईस्वी में जो घटना हुआ था। बेल्लोर आखिर है कहाँ, हम लोग ये जानते हैं, तो ये तमिलनाडु में है, उस समय मद्रास में। उस समय तमिलनाडु का नाम जो था वो क्या था? मद्रास था, ठीक है। अब जो है तमिलनाडु नाम हो गया है, पहले मद्रास था, ठीक है। बेल्लोर का युद्ध 1806 ईस्वी में। इसे कहा जाता है कि यह जो है युद्ध
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हम लोग जानते हैं, उसमें भी बहुत विद्रोह हुआ था। सिपाही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ गए थे, विद्रोह किए थे। ठीक है, तो उसके पहले जो है ये वेल्लोर का जो है युद्ध हुआ था 1806 ईस्वी में। इसे भी कहा जाता है कि हिंसक विद्रोह था बड़े पैमाने पर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा 1806 ईस्वी में। ईयर याद रखिएगा और इनका कारण हम लोग जान गए। ठीक है, तो ये है इसका डिटेल। आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो प्रथम, जिनका कार्यकाल जो है 1807 से 1813 रहा। इनके समय में अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि जो हुई उसमें क्या क्या आखिर हुआ हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो अमृतसर की संधि जो है 1809 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अमृतसर की संधि में क्या क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच यह संधि हुआ। ठीक है, आखिर अमृतसर की संधि किन के बीच हुआ आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच। ठीक है, इसके बाद जो है इस संधि के द्वारा सतलज पार कि पंजाब की रियायतें अंग्रेज़ों को दी गई। मतलब जो सतलज नदी है उसके पार जो है पंजाब की रियायतें अंग्रेज़ों को दी गई और सतलज के पश्चिम में पंजाब राज रंजीत सिंह को दिया गया। यानी कि सतलज के उस पार जो है अंग्रेज़ों को दिया गया और सतलज के पश्चिम में जितने क्षेत्र आए वो रंजीत सिंह को दिया गया। ठीक है, तो ये इस अमृतसर के संधि में महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस समय जो कश्मीर था वो किसे सौंप दिया गया था, तो उस समय जो है कश्मीर को गुलाब सिंह को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अमृतसर के संधि में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका लॉर्ड मेयो प्रथम का कार्यकाल का महत्वपूर्ण घटना। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 10 साल का था 1813 से 1823। इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई जिनके बारे में हमको बताए थे, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम जो है आखिर क्या था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, देखिए रैयत का मतलब होता है किसान और बारी का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि किसानों के लिए किया गया प्रबंधन। जैसे कि वो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो उनके लिए जो है उनका प्रबंधन किया गया। मतलब एक उनका जमीन के बारे में, उनके राजस्व के बारे में। ठीक है, तो उसे ही कहा गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त, किसानों के साथ प्रबंधन। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ रैयतवाड़ी का। तो देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण इनके एस्पेक्ट से जान लेते हैं। देखिए मद्रास के 12 महल में सबसे पहले यह लागू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो आप बता सकते हैं मद्रास के 12 महल में सबसे पहले यह लागू किया गया। किसके द्वारा, तो थॉमस मुनरो द्वारा। ठीक है, और इनके साथ जो देने वाले थे वो थे कैप्टन रीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप आपको याद रखना है। लेकिन किसने लागू किया था, तो ये आपको आंसर यही देना है, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कंपनी व किसान, ठीक है, राजस्व का जो है निर्धारण किया गया। इसमें लगान वसूलने में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं रही। ठीक है, जो भी आपको लगान जो देना था कंपनी को, ये डायरेक्ट आप जाकर कंपनी को ही आप दे सकते हैं। मतलब जो किसान है आप डायरेक्ट आपको कंपनी को ही जाकर देना है, इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं आएगा। ठीक है, मीन्स इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट जो है कंपनी और किसानों के बीच जो है मतलब अच्छा समझौता हुआ, दोनों में कोई मतभेद नहीं हुआ। क्योंकि अब यहाँ पे एकदम क्लियरेंस हो गया था कि हम डायरेक्ट जाकर अपना जो राजस्व जो लगान है हम डायरेक्ट कंपनी को ही देंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। क्योंकि अगर बीच में कोई बिचौलिया आता है तो वो भी उसमें से कुछ पैसा खा जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों को ही लॉस है। तो इसलिए जो है यहाँ पर किसानों और कंपनी के बीच जो ये समझौता हुआ, इसमें बिचौलिया का कोई काम नहीं रहा था। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर इसमें जो है पंजीकृत किसानों को भूमि का अस्थायी कहा, मतलब जो उसमें जो है कुछ जो किसान थे वो रजिस्टर्ड कर लिए गए थे कि जो पंजीकृत किसान हैं और उनका जो भूमि है वो आकर डायरेक्ट हमें राजस्व देंगे। ठीक है, और उन्हें जो है उस भूमि का मालिक कहा जाएगा या फिर स्वामी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हाँ देखिए अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन हम लिखना भूल गए हैं कि अगर वो राजस्व अगर नहीं दे पाए कंपनी को, तो कंपनी को ये हक था कि वो उस किसान को, मीन्स कि जो किसान
राजस्व नहीं दे पाएंगे वो उस किसान के खेत को सीज कर सकता है, यानी कि जब्त कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। ठीक है, कि अगर आप राजस्व अगर आप नहीं दे पाते हैं, मीन्स कि अगर कोई किसान राजस्व नहीं दे पाता है कंपनी को, तो वो जो है कंपनी क्या करेगी कि आपके मीन्स कि किसान के ज़मीन को सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है। ठीक है, और ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ लगभग 51% भूमि पर लागू हुआ था। ठीक है, 51 यानी कि 51% भूमि पर यह रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था। ठीक है, तो ये है डिटेल में सारे चीज़ों का बताया गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कल भी जो लेसन हुआ था प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको लेसन, ताकि हम जो है और अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर पॉइंट लिया गया है ये पूरा NCERT से ही लिया गया है। ठीक है, तो अगर लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।